संगम वंश, दूसरा संगम वंश के बाद बताइए सालू वंश, सालू के बाद तुलु वंश, और तुलु के बाद अरविडु वंश, अरविडु वंश, आर अरविडु वंश। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे तुलु वंश। बायोलॉजी 5 बजे। हाँ, बायोलॉजी में लाइव हो गया है। अरे तुम भी सुतल रहते हो, दिक्कत थोड़ी होगा कुछ। लिंक उठा के उसमें ले जाओ बस। हाँ भाई है, हिस्ट्री नीचे गया। विजयनगर। अरे यार बायोलॉजी में लाइव हो गया ये। लड़का सब गलती नहीं करता है सब। ठीक है चलो, क्लास को रीस्टार्ट कर, वो तो चल ही रहा है ना बायोलॉजी वाला। क्लास को ना रीस्टार्ट करके एक बार ज्योग्राफी में चले जाओ, बायोलॉजी में हिस्ट्री में चले जाओ, सही हो जाएगा। 1 मिनट आगे रखना जी लिंक को। उसको कुछ भी कर दो ना, 16-17, उससे क्या मतलब। इसका चलो, हाँ इसको ऑन करो। इस पहले बायो वाले में एक बार चैट खोलो, चैट खोलो, इन लोग को बोल देते हैं। बहु गलती हो गया था, इसको बायो में चला गया था। आप एक बार काम कीजिए, इसको कट करके हिस्ट्री में चलिए, वहां भी दिख रहा होगा। हिस्ट्री में चले जाइए, ठीक है, हिस्ट्री में चले जाइए, हिस्ट्री में। चलो अब हिस्ट्री का चैट खोलो। ऊपर गया, हाँ हो गया। हाँ ठीक है, वो गलती से उधर चला गया था वो बायोलॉजी में। पीडीएफ डाल देंगे अभी थोड़ा देर में पढ़ाने के बाद। देखिए बाबू, संगम वंश के बारे में हम आपको बता दिए थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर किया था। इनके गुरु का नाम विद्यारण था। इनके संगम वंश की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। संगम वंश के पहले राजा का नाम हरिहर था, जिनके दरबार में सायन रहते थे, जिन्हें वेदों पर का। दूसरे का नाम बुक्का था, जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया, किंतु इसे मोहम्मद प्रथम, जो बहमनी शासक था, पराजित कर दिया। इसके अगला शासक देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम को फिरोज शाह बहमन ने पराजित कर दिया। हालांकि इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। इसने अपनी सेना में मुसलमान तथा तुर्क धनुधरों को भी शामिल किया था। इस वंश का अगला शासक देवराय द्वितीय था, जो जो बहुत ही योग्य शासक था। इसने अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। इसे हाथी मारने का शौक था, गज बेट का कहा जाता था। इसने श्रीलंका पर अधिकार किया। इस प्रकार श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला यह तीसरा राजा था। इसके दरबार में इराक का रहने वाला यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, जिसने मतलाए साहिन नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि विजयनगर साम्राज्य की नौसेना मजबूत थी। 300 छोटे बड़े बंदरगाह हुआ करते थे। इस वंश का अगला शासक कौन सा था भैया? मल्लिकार्जुन, जिसे प्रौढ़ देवराय कहते थे। इसके बाद से इस वंश का क्या होने लगा भाई? बिखराव चालू होने लगा। विरूपाक्ष की हत्या कर दी। इस वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने कर दिया भैया? सालू नरसिंह ने। सालू नरसिंह को किसने मार दिया? सालू नरसिंह ने मार दिया। और सालू नरसिंह ने कौन से वंश की स्थापना कर लिया? सालू वंश की। सालू वंश कोई खास मजबूत नहीं था, इसके अंतिम शासक को मार दिया वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना कर दिया। बता दिए थे, रिवाइज के तौर पे बता दिए। अब देखिए, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह, जिसने अल्मोड़ा से क्या लिया था? वो लिया था, घोड़ा वगैरह खरीदा था यहाँ पर। इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। इस वंश का अगला शासक बताइए? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो था, ये इसे 10 सालों के अंदर अंदर बहमनी साम्राज्य को हरा दिया। कृष्णदेवराय बहमनी साम्राज्य में 5 राज्य थे सब। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये 5 राज्य थे। 10 साल के अंदर अंदर इन सबको हरा हो के रायचूर दोआब पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया?
रायचूर दोआब पर। रायचूर दोआब को लेकर कितने सालों तक युद्ध चला था आप बताएंगे। रायचूर दोआब को जीत कर अपने बहमनी साम्राज्य के विरोधियों को हराकर इसने आंध्र भोज तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण कर दिया। आंध्र भोज और अभिनव भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज की उपाधि धारण कर दिया। यह रायचूर दोआब के लिए युद्ध कितना लंबा चला था भैया? 200 सालों तक चला था रायचूर दोआब का। इस 200 साल से जो युद्ध चलते आ रहा था, इसने अपने विरोधियों को कितना दिन में टपका दिया? इसने 10 साल में ही सिमटा के रख दिया, अपने विरोधियों को सिमटा दिया इसने। ये बहुत ही योग्य शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो था, इसने 2 पुस्तक लिखा था, बुक, इसकी 2 पुस्तक। एक आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद, माल्यद, आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में है, जबकि जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, कल्याणम, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। विजयनगर के बारे में ज्यादा जानकारी जो मिलता है आमुक्त माल्यद पुस्तक से मिलती है। इसने नांगलपुर में विठल स्वामी तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया। नांगलपुर में, नांगलपुर में मंदिर का निर्माण कराया। कौन? विठल स्वामी, विठल स्वामी तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया, हजारा मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही क्या था? योग्य शासक था। भैया पीडीएफ अभी डाल देंगे, देखिए आपको लिए यहाँ पे पीडीएफ रखा भी हुआ है। देखिए पीडीएफ दिखा देते हैं यहाँ, अभी अभी जस्ट क्लास के बाद डाल देंगे। इसमें कोई मिसप्रिंट होगा उसीलिए रखे हैं कि कहीं कहीं गलती उलती होगा तो सुधार के डालेंगे, नहीं तो आप लोग को सुधारना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, दरोगा टारगेट बैच, दरोगा टारगेट बैच हम 1 से 2 दिन में डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। टारगेट वाइज दरोगा का हम 1 से 2 दिन में डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। चलो भैया यहाँ देखो, नांगलपुर, इसके दरबार में ये किसके समकालीन था? कितने लोग बता सकते हैं? कृष्णदेवराय किसका समकालीन था? बाबर का समकालीन था। आगे पढ़ाएंगे बाबर तो बताएंगे कि बाबर ने कहा था कि सबसे योग्य शासक था उस समय का। यह बाबर के समकालीन था। क्या था? किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के, किस भाषा के? तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें हम लोग अष्ट दिग्गज कहते थे। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज में सबसे महान 2 लोग का नाम बताएंगे। तो देखिए अष्ट दिग्गज जो था, इसमें सबसे महान 2 आदमी थे। एक का नाम था तेनालीराम, एक का नाम था अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना, और एक का नाम था तेनालीराम। अलसी पेडन्ना और तेनालीराम कितने विद्वान थे? 2। तेनालीराम, देखिए 8 तो दिग्गज थे, लेकिन 8 के 8 थोड़ी महान होंगे। अब नवरत्न थे, आप ही बताइए कि अकबर के नवरत्न थे, तो इन नवरत्नों में सारे के सारे महान थोड़ी थे। इन नवरत्नों में सबसे महान कौन था भाई? तो इन नवरत्नों में सबसे महान जो थे वो बीरबल वगैरह थे, मान सिंह थे, 2-4 तो फेमस फेमस थे, सारे के सारे महान थोड़ी थे। तो अष्ट दिग्गज जो था, अष्ट दिग्गज, इसमें सबसे महान जो थे वो कौन थे? अलसी पेडन्ना थे। अष्ट दिग्गज में सबसे महान अलसी पेडन्ना। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, एक भगवान की कथा जिसे कहते हैं हरि कथा, हरि कथा, दूसरा मनु चरित्र, मनु चरित्र। 2 पुस्तक किसने लिखी? अलसी पेडन्ना ने। ये कई बार याद रखिएगा भैया, अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना जो था, अलसी पेडन्ना, ध्यान से बबुआ मेरी और ध्यान से देखो, अलसी पेडन्ना जो थे, इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था, तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था। और तेनालीराम जो थे, ये सेकंड थे। इनकी भी एक कथा है तेनालीराम की। हालांकि तेनालीराम ने मुख्य रूप से लोगों को अंधकार से मुक्त कराया। लोग बड़े अंधकार में, आज के वक्त में भी देखो लोगों के अंदर अंधकार इतना ज्यादा है। लोग कहते हैं 73 बेटी होगी तो बड़ी राज करेगा लड़का, मैंने 3 भाई के बाद एगो बेटी हो जाएगी तो बहुत अमीर हो जाएंगे। भैया मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इस सब पे नियम का ही नहीं लागू होता है। लेकिन ये लोग यार आज के वक्त में भी रूढ़िवाद बहुत ज्यादा है। बिल्ली रास्ता काट दे तो मत जाओ, फलाना दिन हई रंग का कपड़ा पहनो, उस दिन हई रंग का, हमको देख रहे हो 1 हफ्ता से यही पहने हैं। इससे कुछ नहीं होता है,
ठीक है। तो इन्होंने अंधविश्वास, लोगों के अंदर से अंधविश्वास को हटाने के लिए पांडुरंग महामात्र नामक रचना किया था। पांडुरंग महामात्र, पांडुरंग महामात्र। पीडीएफ में आपके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए ये लिखने में, जैसे पीडीएफ में लिख दिया पांडुरंग महामान, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइपराइटर से गलती हो जाता है ना, इसलिए उसको सुधार के फिर आपको लोड करेंगे। तो इन्होंने, तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्र की रचना की। पांडुरंग महामात्र, पांडुरंग, ससुर भाग इधर से, पांडुरंग महामात्र की क्या किया था, रचना किया था। किसकी रचना किया, पांडुरंग महामात्र की रचना किया। अलसी पेडमना को कहेगा कि इसमें अष्ट दिग्गज में सबसे महान तो अलसी पेडन्ना, और यहाँ पर ये तेनालीराम जो थे ये सबसे महान थे। ये बहुत ही योग्य शासक था। पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे योग्य शासक का नाम क्या था, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय, हालांकि ये देवराय द्वितीय से भी खतरनाक था। 10 साल के अंदर अंदर 200 साल से चलते आ रहा है युद्ध को क्या कर दिया, फाइनली निपटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आया, आगे बढ़े। पांडुरंग महामात्र, पीडीएफ में गलती लिखा होगा इसीलिए नहीं डाले, पीडीएफ में लिख दिया पांडुरंग महान लिख दिया, गड़बड़ है। अब देखिए कृष्ण देवराय जो है ये महान थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1529 ईस्वी में। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद अगला शासक जो आया वो किस वंश में आएगा भाई, तुलु वंश में ही आएगा। अभी तो तुलु वंश ही चल रहा है, इसके बाद ना होगा कोई और वंश। तो इस वंश का अगला शासक जो आया वो अच्युत देवराय बना। अच्युत देवराय तेलुगु वंश, इसी वंश का था, लेकिन ये उतना योग्य नहीं था। अच्युत देवराय, अच्युत देवराय ये उतना योग्य शासक नहीं था जितना कि योग्य ये थे, क्या नाम है, कृष्ण देवराय थे। इन्होंने क्या किया था, अच्युत देवराय के समय में क्या हुआ कि इसके समय में जो राज्य होते थे, क्या होते थे, राज्य यानी जो प्रांत होता था, प्रांत का जो प्रशासन होता था, अभी के बाद राज्यों का प्रशासन मुख्यमंत्री के अंडर में है, सीएम के अंडर में है। उस समय प्रांतों का प्रशासन प्रांतपति के पास था। प्रांतपति मतलब चीफ मिनिस्टर की तरह होता था। तो इसने वो पावर दे दिया महामंडलेश्वर को। महामंडलेश्वर किसे दे दिया, महामंडलेश्वर को दे दिया, महामंडलेश्वर को दे दिया। इसके समय विजयनगर का बिखराव तेजी से होने लगा। बिखराव क्या हो गया, तेजी से चालू हो गया। किसके समय से, अच्युत देवराय के समय। ये तुलु वंश का तीसरा शासक था। तुलु वंश में कौन कौन थे भैया, तो अगर आप ध्यान देखेंगे तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, सबसे खतरनाक शासक था जो इस वंश का, उसका नाम था आपका कृष्ण देवराय, जिसने अपने अगल बगल के बहमनी साम्राज्यों को 10 सालों में धूल चटा दिया वहां पर, और पूरी वहां पे विजय की स्थापना कर दिया। हालांकि इसने उड़ीसा के शासक को हरा के उनकी बेटी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। अभी समझ में नहीं आता है, ससुरा बेटिया के लिए युद्ध करता है कि युद्ध के बाद बेटी से ब्याह करता है। अक्सर ऐसा इतिहास में देखिएगा, ये सब घटनाएं बहुत होती हैं। लेकिन हर वंश में क्या आता है, एक न एक लोल पैदा होता है। तो ये अच्युत देवराय जो था, इस वंश में क्या था, एक बकलोल था। हालांकि इससे भी बड़ा बकलोल आया सदाशिव राय। क्या आया, सदाशिव राव। इसके बाद अगला शासक आया सदाशिव राव। कौन आया भैया, 4 बार बोलो याद हो जाएगा। शिव राय, सदाशिव राय। ये जो था ना बिल्कुल अयोग्य था, ये था बिल्कुल अयोग्य था। इसने क्या किया, अपना सेनापति बनाया, सेनापति राम राय को बनाया। किसे बनाया, राम राय को बनाया। इसने अपना सेनापति किसे बना दिया भैया, राम राय को बना दिया, राम राय को बना दिया। राम राय जो था ना, ये एकदम समझ जाइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह था। मतलब इसको लगता था कि जो हम सोचेंगे वो 100% सही हो जाएगा। लेकिन जीवन में याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। आप हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। जैसे मान के चलिए किसी को बिजनेस करना है, तो वो सोचता है कि हाँ इतना तो पैसा आइए जाएगा। नहीं भैया, आप ये सोच के चलिए खराब से खराब दिन कौन हो सकता है, तो ही आप सक्सेस हो जाएंगे। आप फौज में जाइएगा तो फौज में यही कहा जाता है, ऑलवेज रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। सबसे खराब कंडीशन क्या होगा, आपको पता है कारगिल की लड़ाई में जब पाकिस्तान के जो चूहे मकोड़े घुसे थे सब आतंकवादी सब, तो भारतीय सेना एक आतंकवादी को मारने के लिए 27 जवान को भेजा था।
क्योंकि रूल होता है कि सामने की लड़ाई में एक अगर दुश्मन है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको 4 भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर दुश्मन पहाड़ पर है तो उसके लिए 9 भेजते थे। तो भारत ने कितना भेजा था? 27। रीजन क्या था? ऑलवेज रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, कि हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है? एकदम वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रखना है। तो याद रखिए, जीवन में आपको लोग भी फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ बनाइए देंगे, रीजनिंग हो जाएगा, जीएस में टेंशन क्या, अंग्रेजी आता ही है, हमको क्या दिक्कत है, ले फेल होके चलाएंगे। एकदम ये सोचिए कि आपका मैथ जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी 2 महीना पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको कितना नंबर आएगा, तो उसमें एकदम रेडी रखिए कि कम से कम जीएस में कितना आएगा, कम से कम। लेकिन लड़का क्या सोचता है? हाँ 100 में तो 80 नंबर, जीएस में कौन रोका है, मैथ तो हमारा इवे करता है, 85-86 यहू में ले आएंगे, रीजनिंग में रखा कौन सी है, सीबीएसई बोर्ड से अंग्रेजी क्या कर लेगा, ले सुतने सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किस चीज रेडी रहिए? वर्स्ट कंडीशन। तो राम राय जो था ना, इसको लगता था कि हम तो जीत ही जाएंगे, बहमनी साम्राज्य को ऐसे बर्बाद कर देंगे। बहमनी साम्राज्य में 5 राज्य थे। बहमनी साम्राज्य में कितने राज्य थे? 5। 5 वंश, और पांचों एक साथ थे, जबकि विजयनगर में 4 थे, लेकिन चारों एक साथ नहीं थे, एक खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा। लेकिन बहमनी में 5 राज्य और पांचों एक साथ शासन करते थे। तो इसने क्या किया? बहमनी में फूट डाला। उसने सोचा कि बहमनी के 5 राज्य, बहमनी के 5 राज्य कौन कौन है? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बरार। बरार 5 राज्य। इसने क्या सोचा कि इन पांचों को आपस में लड़ा देते हैं। क्या करते हैं भैया? पांचों को आपस में लड़ा देते हैं। जब पांचों को आपस में लड़ाएंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, और इन पर हम क्या करेंगे? अपना अधिकार कर लेंगे। तो इसने सोचा राम राय ने कि बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों को क्या करते हैं? आपस में लड़वा देते हैं। तो इसको कहा कि देखो, ये चारों तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हम तुम्हें युद्ध में मदद करेंगे। तो कहा ठीक है, उस सारा को लड़ाई करेगा साहब, तुम अपनी सेना देना हमको। इसने राम राय से कहा तुम अपनी सेना देना, हम चारों को मार डालेंगे। इसने कहा ठीक ठीक, टेंशन नहीं लो। ई बकलोलवा राम राय जो था, इसने सेना भेजा, गुप्तचर भेजा किसके पास? बीजापुर के पास। इससे भी सेम बात कहा कि ये बाकी चारों तुमको मारेंगे, एक काम करो तुम हमसे सेना लेना, चारों को मार देना। सबसे यही बतिया बोला। लेकिन दिक्कत हो गया जब वो बरार से बोला ये बतिया ना, कि भाई चारों तुमको मारेंगे, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो, हम तुमको सेना देंगे। तो जाकर सबनी से पूछ दिया कि भाई सेनापति राम राय ऐसा बोल रहा था, तो पोल खुल गया, रे ससुरा कहीं का, हमनियों से यही बतिया बोला है। इसका मतलब ये हम लोग में फूट डालना चाहता है। अब हो गया बवाल। अब ये हुआ कि ये चारों एक हो गए सब। क्या हो गए सब? चारों एक हो गए सब। उल्टा इस सेनापति राम राय को 1565 का एक युद्ध हुआ, ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध, इसे हम लोग राक्षसी तरंगनी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। इस ताली कोटा की युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों ने मिलकर विजयनगर को धो दिया, और विजयनगर में इस समय शासन चल रहा था तुलु वंश के, और यहाँ युद्ध में मारा गया कौन? राम राय मारा गया। राम राय मारा गया। आप बताइए तो तुलु वंश में कौन सा शासक था जिसका सेनापति मनबड़ था? तो सदाशिव राय का सेनापति राम राय का दूरदर्शी सोच नहीं था, वो बहमनी साम्राज्य के, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहता था। किंतु इसका उल्टा हुआ, बहमनी साम्राज्य आपस में एक हो गए, इसकी नीतियों को जान गए, और 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी तरंगनी नाम का युद्ध, एक ही युद्ध का 3 गो नाम है, उसका 3 गो नाम है। तो इसी में उन्होंने किसको मार दिया? राम राय को मार दिया, और यहीं से विजयनगर का पूरी तरह से कमर टूट गया, और विजयनगर इतनी छोटी सी साम्राज्य में अटक गया, और ये राम राय तो मारा गया। तो इसने अगला सेनापति बनाया तिरुमल को। किसे बनाया? तिरुमल को। किसे बनाया अगला सेनापति? तिरुमल को। तो तिरुमल इन्हीं को मार दिया, कहा हटिए अब हमारा वंश रहेगा, आरवीडू वंश। तिरुमल ने इन्हीं को मार दिया। बताइए, ये सेनापति अपने बकलोलई के चक्कर में, ये सेनापति अपने बकलोलई के चक्कर में
अपने बकलोलई के चक्कर में। तालीकोटा के युद्ध में मराया। तो भैया बिना सेनापति तो रहेगा नहीं, तो सदाशिव राय ने क्या करा, किसे सेनापति बनाया, तिरुमल को। तिरुमल ने किसे मार दिया, सदाशिव राय को। और तिरुमल ने एक नया वंश की स्थापना कर दिया, आरवीडु वंश। आरवीडु वंश किसी काम का नहीं था, इस वंश को शिवाजी ने मिला लिया। ठीक है, इस वंश को शिवाजी ने मिला लिया। रंगा तृतीय था इस वंश का अंतिम शासक। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था। बहमनी साम्राज्य जो था, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा ऐसा राजा था, वह कौन सा ऐसा राज्य था जो बन्नी हट्टी यानी तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया। कौन सा था जो तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया, कौन सा तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तालीकोटा का युद्ध बहुत बार पूछा हुआ है। तालीकोटा का युद्ध किसने कई बार पूछा हुआ है, 1565 में हुआ और बरार ने भाग नहीं लिया। हालांकि इन सबों के बारे में जब बहमनी पढ़ाएंगे, अभी जस्ट इसके बाद अब बहमनी पढ़ाएंगे तो उसमें बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े। बरार भाग नहीं लिया था, बरार भाग नहीं लिया, वेरी गुड। अब बताइए, राम राय के मारे जाने के बाद, राम राय के मारे जाने के बाद अगला सेनापति कौन बना। राम राय के मारे जाने के बाद अगला सेनापति कौन बना। राम राय के मारे जाने के बाद अगला सेनापति तिरुमल बना। और तिरुमल ने किसको मार दिया, अपने ही राजा सदाशिव राय को मार दिया। और सदाशिव राय को मारने के बाद आप बताइए अगला वंश कौन सा आया। सदाशिव राय तुलु वंश का था, अगला वंश कौन आया। आरवीडु वंश। कौन सा वंश, आरवीडु वंश। आरवीडु वंश अगला वंश आया, आरवीडु वंश। वंश का नाम बताइए, आरवीडु वंश। आरवीडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक बताइए तो, तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक, आरवीडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। बैल था ससुरा, मार के संस्थापक बन गया। लेकिन ससुरन का इतिहास में नाम तो आ गया, सेनापति रहता तो नामों नहीं रहता। तिरुमल पहला। और इस वंश का लास्ट शासक था रंगा तृतीय। रंगा तृतीय को मार दिया किसने, शिवाजी ने। और इसको मिला लिया था शिवाजी अपने शासनकाल में। ये लास्ट शासक था, इसको शिवाजी, मराठा साम्राज्य में इसे मिला लिया गया था। बाद में मराठाओं को अंग्रेजों ने मिला लिया और इसे चलते रहा था। ठीक है, आरवीडु वंश खत्म हो गया, विजयनगर खत्म। विजयनगर क्या हो गया, खत्म हो गया। रंगा तृतीय, आरवीडु। इस विजयनगर का आखिरी वंश कौन था, विजयनगर साम्राज्य का आखिरी वंश का नाम था आरवीडु वंश। और आरवीडु वंश में किसमें, आरवीडु वंश में बताइए भैया, आरवीडु वंश का अंतिम शासक कौन था, रंगा। रंगा थर्ड, क्या नाम था, रंगा थर्ड। ससुरन को कहेंगे पीडीएफ लास्ट में डाल देंगे ना, तो चिल्लाते रह जाएगा। हो गया, आरवीडु वंश खत्म। अब हमको विजयनगर काल में सामाजिक जीवन देखना है, सैनिक जीवन देखना है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस सब के बारे में देख लेना है। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य में एक बार नजर डालते हैं। विजयनगर, विजयनगर बताओ बबुआ। विजयनगर में पहला हो गया संगम, संगम वंश। दूसरा हो गया सालू वंश। तीसरा वंश हो गया तुलु वंश, तुलु वंश। तुलु वंश के बाद हो गया आपका आरवीडु वंश, आरवीडु वंश। आप बताओ भाई, ये चारों वंश में कोई प्रॉब्लम है किसी को, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए तो। देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था, देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था।
देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था? देवराय द्वितीय तुलु वंश का बोलता है। पूछ देंगे सही हो जाएगा। कृष्ण देवराय था तुलु वंश का। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय, सब संगम वंश का था। बकलोल कहीं का। चलो भाई, ये रहा विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी किससे मिलती है? विजयनगर साम्राज्य में इतना राजा रहा सा, कोनो खास किताबें नहीं लिखा सा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी कृष्ण देवराय की पुस्तक आमुक्त माल्यद से मिलती है। आमुक्त माल्यद। और कौन सी किताब से मिलती है? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक सुने हैं? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहेन। मतला ए साहेन। मतलाए साहेन। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की ज्यादा जानकारी किन दो पुस्तकों से मिलती है? तो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहेन और दूसरी पुस्तक कौन सा है? आमुक्त माल्यद। इन दो पुस्तकों से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आमुक्त माल्यद में लिखा है कि राजा जब अपने सिंहासन पर पहली बार बैठने जाता था तो उसे एक पूजा करनी होती थी जिसे राज्याभिषेक कहते थे। राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्या कहते थे? राज्याभिषेक It's कहते थे। 12:12. To hear your notifications while your phone is locked. क्या कहा जाता था? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्या होता था? मोदी जी का भी तो राज्याभिषेक होता है, शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि इस बार 150 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? हाँ, सबके लिए अपना। देखिए, राजा है सब। सांसद का मतलब क्या होता है? राजा। तो राजाओं के लिए नया महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा। और जनता के लिए शौचालय। तो जिसकी जैसी औकात, मोदी जी सबको उसी हिसाब से देते हैं। तो हम लोग की औकात शौचालय लायक थी, सबको शौचालय दे दिया। सांसदों की औकात महल की तरह थी, उनके लिए महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा। और लोग कहते हैं मोदी जी विकास नहीं कर रहे। अरे अब कैसा चाहिए? औकात के हिसाब से सबको देंगे। हम लोग की औकात शौचालय जैसी थी, सबको शौचालय मिला है कि नहीं? सिलेंडर मिला, उज्ज्वला, भले उसका सब्सिडी खत्म हो गया। हाँ, तो लोग अपने को नहीं देखते हैं। शौचालय जिसे ना आप बोलते हैं मोदी जी हमको स्मार्ट सिटी देंगे, कहां से देंगे वो स्मार्ट सिटी? चलो, तो उसी को कहते हैं राज्याभिषेक, जब शपथ लिया जाता है। तो हर देश का राजा आज भी राज्याभिषेक कराता है, जिसे कहते हैं शपथ। अब चूंकि लोकतंत्र है तो नियम कानून के हिसाब से ही अब जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल में मुख्यमंत्री बने, पिछले साल चुनाव था, तो उन्होंने भी अपना शपथ लिया। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, अब कौन चुनाव जीतेगा, जीतने के बाद वो भी अपना राज्याभिषेक कराएगा। क्या कराएगा? राज्याभिषेक। तो अपने अपने हिसाब से राज्याभिषेक कराएगा। तो राज्याभिषेक जो होता था, इस राज्याभिषेक को पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। पट्टाभिषेक यज्ञ। इस समय एक यज्ञ होता था, तो उस यज्ञ को कहा जाता था पट्टाभिषेक यज्ञ। इस यज्ञ को क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेक यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ का नाम बताइए? पट्टाभिषेक यज्ञ। कौन सा यज्ञ भैया? पट्टाभिषेक।
से एक यज्ञ। इसके बारे में ज्यादा जानकारी किस पुस्तक से मिली है? ज्यादा जानकारी किस पुस्तक से मिली? इन्हीं दोनों पुस्तक से मिली। इसके समय में देश चलाने के लिए कई चीजें चाहिए। देश, अब आप ही बताइए, आप खुद से बताइए कि क्या अकेले देश कोई प्रधानमंत्री संभाल सकता है? नहीं संभाल पाएगा। प्रधानमंत्री के नीचे होते हैं मुख्यमंत्री, उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, फिर ब्लॉक लेवल पे चले जाएंगे, तालुका लेवल पे तो वहां एसडीएम संभालने को दे दिया जाता है। उसके नीचे जाने दीजिएगा तो फिर मुखिया संभालता है, गांव का प्रधान। तो एक लेवल बना हुआ है कि कौन कौन संभालेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या था, लेवल बना हुआ था कि देश कौन संभालेगा, तो देश राजा संभालेगा। राज्य कौन संभालेगा, तो प्रांत, राज्य को क्या कहते हैं, प्रांत कौन संभालेगा। जिला कौन संभालेगा, ब्लॉक यानी ब्लॉक को क्या कहते हैं जी, तालुका, प्रखंड, अलग अलग राज्य में अलग अलग कहते हैं। जिला कौन संभालेगा, गांव कौन संभालेगा, तो ये अलग अलग था। गांव को उस समय क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। देश को क्या कहा जाता था, राज्य कहा जाता था। राज्य नहीं, राजा राज्य का होता था। राज्य को कहते थे प्रांत कहते थे। राज्य को क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। प्रांत का शासन किसके पास होता था, प्रांतपति के पास होता था। प्रांत का शासन किसके पास होता था, प्रांतपति के पास होता था। जिला, जिला होता था, जिला कोट्टम कहते थे। कोट्टम, कोट्टम, कोट्टम होता था। इसके नीचे होता था आपका ब्लॉक, परगना, सर परगना कहते हैं। मुखिया मोहल्ला वो अलग चीज होता है भाई। परगना, परगना मतलब ब्लॉक लेवल का होता है। परगना होता है या ब्लॉक लेवल का, नायडू बोलते हैं। ब्लॉक होता है आप लोग के यहाँ, इसको नायडू कहते थे, नाडू। तो देखिए, आज हम जिसे देश कह रहे हैं उस समय It's वो उसे राज कहते थे, 12:17. राज्य। To hear your अभी हम जिसे notifications राज्य while कहते your हैं वो उसे phone is प्रांत locked, you'll कहते need थे। to turn on personal जिला को results. कोट्टम कहते थे, ब्लॉक को नायडू कहते थे, इसको उर कहते थे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर होती थी। सबसे बड़ी इकाई राजा होती थी, राज होती थी। राज्य किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। राज किसके हाथ में, राजा के साथ में। और ये किसके हाथ में थे, गांव का शासन सारे लोग मिलके कहते थे, ग्रामीक थे। ग्रामीक होते थे, क्या होते थे, ग्रामीक होते थे। अब दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया, प्रांत। तो शुरुआत में प्रांत का शासन किसके पास था, प्रांतपति के पास। प्रांतपति, प्रांतपति के पास। बाद में यह पद बन गया महामंडलेश्वर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं यह महामंडलेश्वर पद कृष्णदेवराय ने चालू किया था या अच्युत देवराय ने चालू किया था? महामंडलेश्वर पद कृष्णदेवराय ने चालू किया था या अच्युत देवराय ने चालू किया था? बताइए। महामंडलेश्वर पद कृष्णदेवराय ने चालू किया था या अच्युत देवराय ने चालू किया था? तो महामंडलेश्वर पद जो था वो अच्युत देवराय ने चालू किया था। प्रांत का शासन प्रांतपति के हाथ में पहले होता था। प्रांत का शासन प्रांतपति के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था, प्रांतपति के हाथ में। लेकिन उसके चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। जैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में नाम चेंज होता है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, नाम जब भी चेंज होगा किसी राज्य का तो दो दो तीन तीन शहर का नाम चेंज होगा। यदि हमारा उद्देश्य है कि नहीं नाम ही चेंज करना है, एक के बार में कमीशन बना दीजिए, जिस जिस शहर का नाम चेंज करना है चेंज कर दीजिए। इंडिया का नाम भारत, सोने की चिड़िया, ये सब। बट उसको धीरे धीरे, रीजन क्या है कि मीडिया को एक ना एक चीज चाहिए दिखाने के लिए। मीडिया एक हफ्ता दिखाया खान सर का असली नाम क्या है। इस देश की मीडिया को इतना फुर्सत है कि दिखा रहा है कि खान सर का, पता नहीं कोना कोई को पकड़ लिया था, सब कह रहा था हम उसके मित्र है, हम ओकरा जानते भी नहीं है, ओकरा हम उनका परम मित्र है। हम कह रहे सब मित्र है, अरे कौन है रे, अजय वाला बैल को पकड़ लिया था सब। तो मीडिया के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो सरकार मीडिया का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मीडिया भी सरकार का ख्याल रखती है। समझ में आए कि नहीं आगे? आगे बढ़े। अमित सिंह की फैजल खान, कोनो ना है मेरा नाम, दोनों में
ठीक है, बाकी अब तुम लोग कुछ भी चिल्लाते रहो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो प्रांत राजा का जो कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय के समय साम्राज्य बहुत बड़ा था। कृष्णदेवराय के समय जो थे, कृष्णदेवराय के समय राज्यों की संख्या थी 6। कृष्णदेवराय के समय राज्यों की संख्या थी 6। ठीक है, राज्यों की संख्या कितना थी? 6। वो कह रहा अब्दुल खान नाम है आपका। इधर देख ना बाबू, नाम से क्या रखा हुआ है? देखो, नाम से कोई मतलब नहीं रखा। हमारे यहाँ की संस्कृति है, कल्चर क्या है कि भाई शिक्षक का कोई जाति मजहब नहीं होता है। ध्यान से देखो, अब कुछ लोग को हिंदुस्तान के है नहीं है तो उनको हिंदुस्तान के कल्चर क्या पता है कि नहीं। हमारा देश है, हमारा बगल में एक देश है पाकिस्तान, उसकी अपनी कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। पाकिस्तान का कल्चर क्या है? हर गली में, हर जिले में एक बड़ा आतंकवादी होगा। वो आतंकवादी घर 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 बम फोड़ेगा, लेकिन आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। उसी तरह भारत की कल्चर होता है। हमारे यहाँ भी हर शिक्षक होता है, सबको पढ़ाता है, शिक्षा देता है, गरीब अमीर सबको, लेकिन उसका कोई जात मजहब नहीं होता है। तो सबका अलग अलग अपना कल्चर है। हम हिंदुस्तान वालों का कल्चर सबसे सही है। ध्यान से समझो इधर। सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा राज्य किसके समय थे भैया? केडीआर के समय, कृष्णदेवराय के समय। कितने राज्यों की संख्या हो गई थी इसके समय? 6 हुई थी। कितनी थी? 6। आगे बढ़े, ये याद रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राजा होती थी, जो पूरे राज्य को संभालता था, देश को। प्रांत का शासन प्रांतपति, किंतु अच्युत देवराय के समय महामंडलेश्वर को यह पद दे दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जो ग्रामीण देता था। उस समय गांव ना बोल के उर कहा जाता था। गांव ना बोल के क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। इस समय वेतन तो दिया नहीं जाएगा, वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। इसे नायंगर व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था कहते थे। ये सेम टू सेम गुप्त काल की सामंती व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत की इकता व्यवस्था की तरह थी। आप ही बताओ ना भैया, गुप्त काल में क्या हो गया? गुप्त काल में क्या था? भूमि की, वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे सामंती व्यवस्था कहते थे। दिल्ली सल्तनत में इकता व्यवस्था कहते। जरा ये बता तो, दिल्ली सल्तनत में इकता व्यवस्था किसने चालू किया था और किसने खत्म किया था? दोनों आंसर एक ही कमेंट में आना चाहिए। इकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में चालू किसने किया, जो वेतन के बदले भूमि था, और इकता व्यवस्था खत्म किसने किया? एक ही में दोनों आंसर होना चाहिए। इल्तुतमिश और बलबन ने खत्म किया? नहीं भैया, बलबन ने केवल चालीसा दल खत्म किया था, इल्तुतमिश ने चालू किया, बलबन ने नहीं खत्म किया। बलबन ने तो, देखिए, इल्तुतमिश ने 2 चीज चालू किया था। एक चालीसा दल चालू किया जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया, एक इकता व्यवस्था चालू किया जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। कंफ्यूजन में मत रहिए आप लोग। तो वेतन को क्या दिया था? अब इसके बाद देखिए, सैनिक जो, ये क्या हो गया जी? सैनिक जो होते थे, सैनिक, सैनिक सैनिक जो होते थे, उन्हें जो भूमि दी जाती थी उन्हें कहते थे अमर भूमि। अमर भूमि, अमर भूमि। असैनिक जो इस भूमि को लेता था उसे कहते थे अमर नायक। अमर नायक। अभी देखिए, जो सैनिक युद्ध करके आता था, हम लोग के यहाँ पुरस्कार दिया जाता। अभी हम लोग के जेवलिन थ्रो, भाला थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए, बहुत ही सराहनीय है देश के लिए। वरना देश के तो बहुत मतलब दिक्कत, हम लोग ओलंपिक में अच्छा नहीं कर पाते, जिसके कुछ रीजन है। एक बात बताइए, अगर हम अपने यहाँ सारे कॉलेज को बंद कर दे, सारे यूनिवर्सिटी को बंद कर दे, और ये कहें कि देखो भैया, जो फर्स्ट डिवीजन आएगा हम उसको 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, ये ससुर तू नहीं, तू कॉलेज बंद कैले है, स्कूल बंद कैले है, यूनिवर्सिटी बंद किया है, कहां से कोनो फर्स्ट डिवीजन आएगा? और तू कहेगा कि हम मतलब तुमको 10 करोड़ देंगे। तो वही अब क्या होगा? इक्कत दुक्कत लड़के अपने से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। वही भारत में होता है। बेचारे नीरज चोपड़ा जी को इतना सम्मान मिला, उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। 6 करोड़ रुपए दिए हरियाणा सरकार ने, करोड़ों पैसे दिए। ये पैसे अगर पहले खर्च किए गए रहते ना, तो आज हमारे देश में कम से कम 5-6 गोल्ड मेडल होता। लेकिन ना, आप जीत के लाओ तो हम पैसा देंगे। अरे यार, यहाँ अच्छा स्टेडियम नहीं है, हमको खुद तैरने का शौक है, हम खोजते हैं कहाँ कोनो तैराने वाला है, कोनो सिखाएगा इधर, भाई मिलवे नहीं करते हैं सब। अब का गढ़ा में कूदे हम? बताओ, सबसे ज्यादा अगर मेडल जीतने की संभावना कहीं होती है तो तैराकी में होती है। बहुत ज्यादा तैराकी में, एक सीधा तैरिए, एक उल्टा तैरिए, इतना दूर तैरिए, तैराकी और जिम्नास्टिक, इसमें सबसे ज्यादा आता है।
बहुत इजीली इसमें आते जाते हैं। हमने यहाँ कौन ची है नहीं तो गंगा में तैरिए, सोचा दह जाएंगे तो बंगाल के खाड़ी में मिलेंगे। अरे यार आता तो हम काय लिए सीखने जाते हैं, अब हम खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। अब 2-4 को गढ़ा मिल रहे हैं, सब बहुत खतरनाक है, सब देख के डर लग रहा है, क्या करेंगे हम बताओ। तो ये देश में होना चाहिए। चाइना क्या कर रहा है पता है, वो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी से अपने तैराकों को सिखा रहा है कैसे तैरना है। जैसे मिसाइल छोड़ने से पहले उसको एक ट्यूब में हवा छोड़ा जाता है उसके पास, अब देखा जाता है कि मिसाइल में किस साइड में ज्यादा हवा लग रहा है, कहां से रुकावट आ रही है, मिसाइल का डिजाइन कैसा होना चाहिए। उसी तरह उस मिसाइल के आगे आदमी को रख के वो ट्रेनिंग देता है, कहता है देखो कंधा को ये ना ऐसे चौड़ा मत करो, ऐसे करो ताकि तैरने में आसानी होगा, ऐसे करो ऐसे। अब यहाँ हमारे यहाँ तैराक बेचारा अपने मेहनत करता है, सब बहुत दिक्कत हो जाता है हमारे। तो भारत को भी सोचना चाहिए। अब खुद ही सोचो ना, पूरे यूपी बिहार में कहीं कहीं उस लेवल का स्टेडियम ही नहीं है, प्लेग्राउंड ही नहीं है जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर सके। यार मेडल तो छोड़ो, ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन कराने लायक भी नहीं है। अब हरियाणा इस मैटर में अच्छा है और नॉर्थ ईस्ट इस मैटर में ठीक है। अब महिलाएं तो भैया वो बहुत लाज बचा के रखी हैं। हालांकि हॉकी टीम ने भी हमारे इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मतलब बहुत अच्छा लिया। बट आप खुद सोचो, हमारे यहाँ जितने गोल्ड मेडल आते हैं, ये गोल्ड मेडल उस व्यक्ति की मेहनत होती है, न कि उसके पीछे हमारा कोई सिस्टम या देश कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन चाइना और अमेरिका टॉप क्यों करते हैं, उसमें 40% ही मेहनत रहता है किसका, जो प्लेयर है। बाकी 60% मेहनत जो रहता है वो देश का रहता है। उसको एक से एक खाना पीना, हम लोग क्या बेचारा जो घरे से खाना जाएगा वही। अब यहाँ कौन खेलेगा ना, अब मान के चलो हमारा ही कौन विद्यार्थी हो कहेगा कि सर हम भी तैराकी करना चाहते हो, घर वाला 4 गो गरिया गए चोट्टा कहीं का कमेबे कब रे, तैरबे कहा तैरबे, चल तोरा गढ़ा में तैरा होता चौपट हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिए। तो जिस तरह से पुरस्कार दिया जाता है, उस समय अमर भूमि दी जाती थी, मंदिरों में भी भूमि दान में दी जाती थी। अभी देखिए मंदिर में भी भूमि दान में दी जाती है मंदिर में। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है, देवभूमि। क्या कहते थे, देवभूमि। जो मंदिर को दान दी जाने वाली भूमि थी उस पे क्या होती थी, देवभूमि का कहा जाता था, उस भूमि को देवभूमि। इस समय जो टैक्स जो था, टैक्स टैक्स जो था वो मेनली कृषि पर लगता था, कृषि कर लगता था। कौन सा कर लगता था, कृषि कर लगता था। कौन सा टैक्स लगता था भैया, कृषि कर लगा करता था इस समय कर। और जो टैक्स वसूलता था, वसूलने वाला अधिकारी आथवन कहलाता था। क्या कहलाता था, आथवन कहलाता था। इस समय मतलब बहुत बड़ा व्यवस्था तो नहीं था, जैसे महाजनपद के काल में औद्योगिक कारखाने थे। इस समय मेन क्या था, कृषि कर लगता था। आथवन आथवन अधिकारी होते थे, लोग टैक्स वसूलते थे। लेकिन इस टैक्स को भी ना भूमि के अलग अलग डिजाइन पर लिया जाता था। जैसे हम आपको बताते हैं कई भूमि, एक होती थी सिंचित भूमि। सिंचित भूमि, ये भूमि जो थी, यहाँ हर साल बरसात होता था, हर साल वर्षा होता है। इस पर जो टैक्स का था वो सबसे ज्यादा टैक्स था। इस पे टैक्स क्या था, सबसे ज्यादा था। यूपी बिहार की जो भूमि होती है वो सिंचित भूमि होती है, उसमें खेती में पानी डालने के लिए बहुत ज्यादा झमेला नहीं करना होता है। दूसरी भूमि थी बागानी भूमि, बागाती या बागानी, जो भी बोलिए, बागानी या बागाती, बागानी कहिए या बागाती कहिए। ये जो भूमि थी इसमें पानी का लेवल थोड़ा नीचे था, इसलिए यहाँ बागानी खेती होती थी। बागानी, बागानी समझते हैं, खूब 2 किलोमीटर ले आमे का पेड़ बो दिए, मसाला बो दिए, चाय बो दिए। तो बागानी खेती होती थी। क्या होती थी, बागानी खेती। इसमें टैक्स थोड़ा सा इससे कम था, इसमें बहुत ज्यादा टैक्स था, इसमें इसकी तुलना में टैक्स क्या था, कम था। इसमें इसकी तुलना में टैक्स कम था। तो क्वेश्चन आएगा, किस साम्राज्य में टैक्स को जमीन के हिसाब से लिया जाता था, किस साम्राज्य में टैक्स को जमीन के हिसाब से लिया जाता था। टैक्स को जमीन के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य में लिया जाता था। अब इसके बाद ऊसर भूमि और एक बंजर भूमि आएगी। ऊसर भूमि और वन भूमि, बंजर भूमि या ऊसर भूमि। ऊसर भूमि आपके गांव में भी होती होगी, बागानी या बागाती में बागवानी होती थी। अब आता ऊसर भूमि। ऊसर भूमि, इसमें हर साल खेती नहीं होती थी, तो इसमें जब भी खेती होती थी ना, अल्टरनेट होती थी। इस साल खेती होगा तो अगले साल नहीं हो पाएगा। इस पे जो टैक्स था ना बहुत ही कम था, इस पे टैक्स बहुत कम था। जैसे आपके यहाँ भी बहुत मुश्किल से खेती होगी,
ऊसर भूमि, इसमें हर साल खेती नहीं होती थी। तो इसमें जब भी खेती होती थी ना, अल्टरनेट होती थी। इस साल खेती होगा तो अगले साल नहीं हो पाएगा। इस पे जो टैक्स था ना बहुत ही कम था, इस पे टैक्स बहुत कम था। जैसे आपके यहाँ भी बहुत मुश्किल से खेती होगी, राजस्थान की खेती देखिएगा बड़ा मुश्किल से होता है। उसका जमीन कैसा, ऊसर जमीन है। जमीन कैसा है, ऊसर जमीन है। अब उसके बाद आएगा जंगली भूमि। जंगली भूमि, इस ससुराल में खाली जंगल होता था, इस पे कोई टैक्स नहीं होता था। अब आप बताइए जंगलवा में कौन सी की खेती करिएगा, जंगली भूमि। तो इस समय भूमि कितने प्रकार की थी आप बताइए, इस समय भूमि कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि सिंचित भूमि, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि सिंचित भूमि, बगानी भूमि, ऊसर भूमि, जंगली भूमि। सिंचित, बगानी, जंगली, सिंचित, बगानी, ऊसर, जंगली, सिंचित, बगानी, ऊसर, जंगली। आप बताएंगे कौन सी भूमि पर टैक्स नहीं था। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रकार की भूमियां होती थी। इन 4 प्रकार की भूमि में किस भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता था, किस भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता था। ऊसर टैक्स, ऊसर भूमि पे कम टैक्स था। जिस साल खेती होती थी उस साल टैक्स था, जिस साल नहीं होती थी नहीं होता था। जंगली भूमि पर सबसे ज्यादा टैक्स किस पर था, तो सिंचित भूमि पर। सबसे ज्यादा टैक्स किस पर था, सिंचित भूमि पर सबसे ज्यादा टैक्स हुआ करता था, सबसे ज्यादा टैक्स हुआ करता था। किसी को कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा टैक्स हुआ करता था। किस भूमि में अल्टरनेट खेती होती थी, किस भूमि में अल्टरनेट खेती होती थी, किस भूमि में अल्टरनेट खेती होती थी। ऊसर भूमि पर। इसकी भाषा क्या थी, तेलुगु, तेलुगु भाषा थी। इस समय मुद्रा पेगोड़ा होती थी, पेगोड़ा सोने की होती थी। पेगोड़ा, पेगोड़ा किस चीज का होता था, गोल्ड का होता था। इस समय सबसे प्रमुख नदी यहाँ की तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तथा कृष्णा, कृष्णा, यही 2 सबसे प्रमुख नदी थी। सबसे प्रमुख थी इस समय की तुंगभद्रा नदी। किस समय, तुंगभद्रा नदी। इस समय जो थी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, एकदम सही थी। अभी के समय महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा ही सही हो गई है। तो देख रहे हैं लखनऊ में को धो दी अक्सर हो रहा है यार आजकल ऐसा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम महिलाओं का सम्मान बचाने के चक्कर में पुरुषों का सम्मान न डुबा दे। लेकिन इस बार बड़ा अच्छा लगा कि देश जो था वो राजनीतिक कांग्रेस बीजेपी फलाना पार्टी की लड़ाई को छोड़कर, ऊंच नीच की लड़ाई को छोड़कर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को छोड़कर एक सच्चाई के लिए खड़ा रहा। और पूरे देश देखी कि किस तरह से लोग उस बेचारे एक गरीब से गरीब ड्राइवर के लिए खड़े रहे और पगली के लिए वो रहे। वो जानते हैं उसको क्यों थप्पड़ मारी थी, क्योंकि वो ओला का ड्राइवर था। अगर मर्सिडीज से आ रहा था ना तो कहती चलो चलते हैं कहीं डेटिंग पे चलते हैं लड़की सब देखती है ना लड़का कैसा, सही बता रहे हैं। अगर वो ओला ड्राइवर नहीं रहता तो रुक के आती, कहती तुम्हारा मर्सिडीज है, चलो हमको भी लेके चलते हैं, लेके चल देता वहां। फिर कोई खबर नहीं बनता, मम्मी को बोलते हम सहेली के साथ आए हैं कितना 3-4 घंटा बाद आ जाएंगे चल दिया। यार क्या कहोगे, व्हाट्सअप हो या जिंदगी, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। आजकल उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक थी। उस समय दास प्रथा थी, दास प्रथा थी। और दासों को खरीदने के लिए एक बाजार होता था, वेश बाजार, वेश बाग, वेश बाग। ये क्या था, एक मार्केट था, एक मार्केट था। इसमें से आप दास खरीद के ले आते थे। क्या खरीद के लाते थे, नौकर खरीद के लाते थे। नौकर, जैसे अभी के वक्त में हम लोग एक गाड़ी खरीद लाते हैं, मोटरसाइकिल, जितना ऐठिए चलाइए कोई मतलब नहीं है। कार खरीद लीजिए, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, आप कूलर खरीद लीजिए, वैसे ही उस समय आदमी खरीद लिया जाता था। आप उससे दिन रात नौकर की तरह खटाइए, मन है तो खाना दीजिए, मन है तो मत दीजिए, मारिए पीटिए कूचिए, बहुत खराब स्थिति थी। दुनिया में दासों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी है,
क्या आप बता सकते हैं दुनिया में दास प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी है? और सबसे ज्यादा दुनिया में दास अफ्रीका से बेचे गए थे। सबसे ज्यादा दासों के लिए लड़ाई लड़ी है किसने? तो लड़ाई लड़ी है भैया, बताइए। हाँ? नहीं सुने हैं? महात्मा गांधी नहीं रे भैया, अमेरिका के थे। अब्राहम लिंकन का नाम सुने हैं? अब्राहम लिंकन। नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, काला गोरा ये सब का। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये लोग अमेरिका में ना दास प्रथा के खिलाफ लड़े थे। दासों के लिए एक अलग से वाग होता था जिसे क्या कहा जाता था? बेस बाग। इस समय बंदरगाहों की संख्या बता सकते हैं? बंदरगाहों की संख्या कितनी थी? इस समय बंदरगाहों की संख्या थी 3000। इस समय खेल में सबसे प्रमुख खेल था शतरंज। शतरंज शतरंज का खेल सबसे प्रमुख था। शतरंज। चेस खेलना जानते हैं? घोड़ा 2.5 कदम, ऊंट तिरछा, हाथी सीधा, या तो सीधा ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी, राजा 1 कदम की द्रोह, वजीर ससुरा सबसे खतरनाक चाल होता है वजीर का। उससे जो का लिमिट नहीं है, तिरछा में कहीं हो जा सकता है, सीधा में कहीं हो जा सकता है। सबसे तेज चाल किसकी होती है? वजीर की होती है। सिपाही पहला कदम 2 बढ़ा सकता है, उसके बाद वो 1 ही कदम बढ़ाएगा, जबकि मारते वक्त वो तिरछा मारता है। सिपाही अगर शतरंज को पार करके जिसके स्थान पर चला जाएगा उसको वो उतना अपने में ले आके चला जाए। हाथी की जगह चल जाता था, हाथी को जिंदा कर लेता अपने ओर की। चेस बोलते हैं इसको, चेस। राजा रानी घोड़ा हाथी ऊंट, राजा रानी घोड़ा हाथी ऊंट ऐसे मेन होते हैं, आगे सिपाही होते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग कल पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी कल खत्म भी हो जाएगा। बहमनी बहुत छोटा सा, मेन शासक है कौन सा पढ़ना है इसमें? एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद एगो बहमनी को जानते ही हैं, मोहम्मद प्रथम, जिसने हरिहर प्रथम को हराया था, बुक्का प्रथम को हराया था। उसके बाद से फिरोज शाह बहमन, उसके बाद से सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन के बाद से अलाउद्दीन हुमायूं, अलाउद्दीन हुमायूं के बाद कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भाग में पड़ जाएगा। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, हो गया खत्म, बहमनी खत्म। बहमनी के बाद छोटे छोटे राजा आएंगे। और उसके बाद हम 17 तारीख से पढ़ेंगे मुगल वंश। 17 तारीख से ऑफलाइन भी खुल जाएगा। विदाउट वैक्सीन कोई आएगा, हम कोनो चीज का इंजेक्शन लगा देंगे यहाँ, टाइफाइड, टेटनस, कुछ चीज का, खाली पुरान कोनो ठोक देंगे। इसलिए अगर आप ले विदाउट वैक्सीन आ गए तो याद रखियो भाई, हम खाली सिरिंज रख ले। कोई विदाउट वैक्सीन अगर क्लास में घुसा तो हमको इससे मतलब नहीं है कि क्या है, पकड़ेंगे। इधर वैक्सीन नहीं है, ये ले, ये ना कोविड शील्ड है ना कोवैक्सीन है, ये खान शील्ड है। खान शील्ड घपाक से मार देंगे उसको। ये वैक्सीन लेके आइयो, नहीं तो हमारा वैक्सीन रेडी है। ठीक, जिसको आना रहेगा ऑफलाइन में वैक्सीन और मास्क, समझ में आ गया? नहीं तो वापस भेज देंगे वैक्सीन लगा के। हमारा वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा किसी को नहीं पता, कुछ भर के मार देंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे। चलिए।